हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण। एक लेक्चर है दैट इज़ अबाउट फॉस्फोराइलेशन। इसको समझना है और फॉस्फोराइलेशन के कुछ टाइप्स हैं जो बुक के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इनको समझते हैं। देखिए, आपके बुक के अंदर बताया गया है कि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आपके बुक में ये चीज़ बताई गई कि इन लिविंग organism some organic molecules, in living organisms some organic, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म some organic molecules are oxidized to produce एनर्जी और यही एनर्जी यूज़ होती है किस चीज़ को बनाने के लिए? एटीपी बनाने के लिए। ये बात याद रखिएगा। सो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज किया जाता है एनर्जी बनाने के लिए। जैसे कि अगर आपको मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। ये ऑक्सीडेशन होगी ग्लूकोज की, और ये ऑक्सीडाइज होने के बाद कितने एटीपी के मॉलिक्यूल बनाएंगे? 36 एटीपी मॉलिक्यूल। नाउ कहने का मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको यूटिलाइज किया जाता है एनर्जी बनाने के लिए। सिंपली क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, देखें यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होता है दैट इज टर्म्ड एज दी एडिनोसाइन। सही है। इस एडिनोसाइन के अंदर एक फॉस्फेट होता है और दूसरा फॉस्फेट। इस कंपाउंड का नाम बताएं आप, क्या नाम होना चाहिए इसका? आप कहेंगे सर इसका नाम होना चाहिए एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, क्योंकि कितने फॉस्फेट ग्रुप नज़र आ रहे हैं आपको? आप कहेंगे सर 2 नज़र आ रहे हैं, तो आप कहेंगे एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। सिंपली क्या होता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के साथ एक और फॉस्फेट अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद ये कंपाउंड कुछ ऐसे बन जाता है। देखें, एडिनोसाइन तो मौजूद होगा, ये न्यूक्लियोसाइड एडिनोसाइन, एज यू नो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में सारी चीज़ें बताई हुई हैं मैंने। यहाँ पे जस्ट इनको एक मरतबा देखते हैं। एडिनोसाइन, ये एक फॉस्फेट, ये इसके साथ दूसरा फॉस्फेट, और ये तीसरा फॉस्फेट इसके साथ अटैच हो गया। अगर गौर से देखेंगे तो अभी ये एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट नहीं हो गया, ये हो गया एडिनोसाइन। दिस विल बी टर्म्ड एज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको क्या नाम देंगे आप? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनोसाइन डाई और ट्राइफॉस्फेट क्या है? दिस इज एडीपी और दिस इज एटीपी। तो एडीपी में जब आप एक फॉस्फेट लगाएंगे तो वो जो एडीपी का मॉलिक्यूल होगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एटीपी। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है फॉस्फोराइलेशन। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड इज phosphorylation. This process is termed is phosphorylation. तो कैसे डिफाइन करेंगे फॉस्फोराइलेशन को? इसको डिफाइन करेंगे द प्रोसेस, इट विल बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, ऑफ एटीपी from ADP and phosphate। ADP और फॉस्फेट को मिला के जो ATP बनती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है फॉस्फोराइलेशन। याद रखिएगा, आपके बुक में ये बताया गया। तो इजी हो गया फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये फॉस्फेट ऐड हो रहा है ना, तो ये वाला जो यहाँ पे मैंने बनाया है P, ये सिंपली क्या है, इट्स अ फॉस्फेट। तो क्या हो रहा है, ADP के अंदर फॉस्फेट ऐड हो रहा है, क्या बनने के लिए? ATP बनने के लिए। तो प्रोसेस का नाम क्या? द प्रोसेस विल बी टर्म्ड एज फॉस्फोराइलेशन। आपके बुक के अंदर बताया गया देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन, जो हम पूरे चैप्टर के अंदर बारी बारी समझेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन, जिनको हमने बारी बारी समझना है। ठीक है, कैसे, मैं आपको समझाता हूँ फॉस्फोराइलेशन।
एक हमारे पास फॉस्फोराइलेशन है, दैट इज टर्म्ड इज फोटोफॉस्फोराइलेशन. दिस विल बी टर्म्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन. The name of this phosphorylation is termed as फोटोफॉस्फोराइलेशन. सही है. आपको पता है फोटो वर्ड वैसे भी हर जगह पे इसका जिक्र आता रहता है. फोटो का मतलब होता है लाइट. तो कॉमन सेंस का मतलब है यहाँ पे एटीपी बनेगा, लेकिन किसकी मौजूदगी में बनेगा? लाइट की मौजूदगी में. एटीपी फॉर्म होगा लेकिन किसकी मौजूदगी में? लाइट की मौजूदगी में. दैट विल बी टर्म्ड एज द फोटोफॉस्फोराइलेशन. तो इसमें क्या होता है, लाइट यूज़ होती है. लाइट मतलब फोटोन, और फिर होता है एटीपी का फॉर्मेशन. जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक इक्वेशन के थ्रू बताता हूँ. जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मौजूद है हमारे पास एडीपी. क्या मौजूद है भाई? एडीपी मौजूद है, और साथ में मौजूद है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. ये जो पीआई में लिख रहा हूँ ना, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है. कौन सा फॉस्फेट है? दैट फॉस्फेट इज टर्म्ड द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. यहाँ पे लिख रहा हूँ दोबारा, इट इज़ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. पीआई को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी कहा जाता है. ठीक है. सो सिंपली क्या होगा, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, और इनके साथ मिल जाएगी, इसके साथ मिल जाएगी एनर्जी ऑफ लाइट. एनर्जी ऑफ लाइट का मतलब होता है फोटोन की एनर्जी. किसकी एनर्जी? फोटोन की एनर्जी. और ये आपस में मिलेंगे, और मिलने के बाद क्या बनाएंगे? ये कंपाउंड बनाएंगे. कंपाउंड का नाम होगा एटीपी. गौर से देखेंगे तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ने आपस में मिलकर क्या बना दिया? इन्होंने बना दिया एटीपी. लेकिन किसकी मौजूदगी में? एनर्जी ऑफ लाइट, फोटोन की मौजूदगी में. दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज द फोटोफॉस्फोराइलेशन. इसका एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर. आगे हम एक लेक्चर पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल में. दैट इज़ द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है जिसे कहा जाता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. कहाँ पे होता है ये? दैट इज़ थालाकोइड मेम्ब्रेन. और आपको मैंने थर्ड चैप्टर जो पढ़ाया था आपको, सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन, वहाँ पे बताया था कि थालाकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर लाइट रिएक्शन होता है. थालाकोइड कहाँ पे मिलेंगे आपको? क्लोरोप्लास्ट के अंदर. जो ग्रेना होता है ना, वो किस चीज़ से बनते हैं? वो थालाकोइड से बनते हैं ना. ऑलरेडी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है. तो वहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा? फोटोफॉस्फोराइलेशन. आई गेस समझ में आया होगा. बुक में से रीड करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा सुपर क्लियर हो जाएगा. एक और टाइप है फॉस्फोराइलेशन का, दैट इज टर्म्ड द सेकेंड टाइप, दैट इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. फॉस्फोराइलेशन है, लेकिन कौन सी फॉस्फोराइलेशन हम पढ़ेंगे? दैट इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. अच्छा, इसमें क्या होता है? एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन यूज़ होती है. देयर इज़ अ यूज़ ऑफ एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन. और आपको पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सी वर्ड आ गया तो गेन ऑफ ऑक्सीजन. लॉस ऑफ, इट इज़ गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन. इसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है. इलेक्ट्रॉन लॉस होने की वजह से या हाइड्रोजन लॉस होने की वजह से जो एनर्जी बनता है उसे कहा जाता है एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन. सही है. अब ये समझिएगा, इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है. देखिए यहाँ पे सिंपली अगर मैं आपको बताने जाऊँ, देखें यहाँ पे एक एडीपी, ये एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट है. इसके साथ यहाँ पे मौजूद है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. यू विल फाइंड अ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और साथ में क्या आ जाएगा? दैट इज़ दी एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन. इनको चाहिए एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन. यही ऑक्सीडेशन की एनर्जी यूटिलाइज होगी एंड दे विल बी फॉर्मिंग अ कंपाउंड. द कंपाउंड विल बी टर्म्ड एज अगेन एटीपी. कौन सा कंपाउंड बनेगा? एटीपी. तो यहाँ पे एटीपी बनाए, लेकिन एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को आपस में मिला के विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन. और मैंने आपको बताया एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन कब बनेगी? जब इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे या हाइड्रोजन लॉस होंगे, और जब ऑक्सीजन गेन होगा तब जो एनर्जी बनेगी उसे एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन कहा जाता है. और तब एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला के क्या बनाएंगी? एटीपी. दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. इसका एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे आगे. दैट इज अबाउट द, जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसकी मेम्ब्रेन के अंदर क्रिस्टी पाए जाते हैं, वहाँ पे आपको ये मिलेगा रिएक्शन. क्रिस्टी के ऊपर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्ट चेन मैंने आपको बताया हुआ है पूरा, और वो कहाँ पे आपको मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन, मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्लियर हो गया? बुक में से समझाऊंगा मैं आपको बाद में। देन थर्ड है हमारे पास, दैट इज द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, दैट इज टर्म्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, दैट इज द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अभी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। ये जो फॉस्फोराइलेशन की टाइप है इसको समझने की कोशिश करें। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास एक सब्सटेंस है, कोई भी एक सब्सटेंस है, आई एम राइटिंग ओवर इट्स अ सब्सटेंस, सही है। इस सब्सटेंस के पास आपको एक फॉस्फेट मिल रहा है, सब्सटेंस कंटेनिंग अ फॉस्फेट, सपोज ग्लूको फॉस्फेट है, फॉस्फोग्लूकोज है, लाइक दैट, फॉस्फेट वगैरह वगैरह ऐसे। तो सिंपली क्या हुआ, यहाँ पे मौजूद है दैट इज़ ATP मौजूद है। क्या मौजूद है? ATP। एक एंजाइम आएगा, पता है वो एंजाइम क्या करेगा, वो एंजाइम ये फॉस्फेट को निकाल देगा, और सबस्ट्रेट विदाउट फॉस्फेट हो जाएगा। कोई भी एंजाइम आएगा, सपोज यहाँ मैं लिख रहा हूँ, मतलब एंजाइम आएगा, वो इस सबस्ट्रेट में से फॉस्फेट को निकाल देगा, और जैसे ही फॉस्फेट को निकालेगा सबस्ट्रेट में से, तो नीचे कौन मौजूद है, नीचे मौजूद है ADP, और ये ADP क्या करेगा, इस फॉस्फेट को कैप्चर करेगा, और कैप्चर करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में, क्योंकि इसको एक और फॉस्फेट चाहिए ना, ऑलरेडी ADP है, लेकिन इसको एक और फॉस्फेट चाहिए रिएक्शन करने के लिए, ATP बनने के लिए। तो सिंपली सबस्ट्रेट ने क्या किया, अपना फॉस्फेट लॉस कर दिया। कैप्चर किसने किया? ADP ने फॉस्फेट को कैप्चर किया, एंड इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू ATP। ना दैट टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा है, एक सबस्ट्रेट अपना फॉस्फेट दे रहा है ADP को ATP बनाने के लिए। ऐसे टाइप की रिएक्शन को कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हम दो जगहों पे पढ़ेंगे, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। एक हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस में। अच्छा, ये जो रिएक्शन बता रहा हूँ ना मैं, ये आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएंगे आपको, एकदम से पैनिक नहीं होएगा कि ये क्या सर ग्लाइकोलाइसिस ETC पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपको रिवील होंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल्स के अंदर जो एनर्जी बनती है दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। वहाँ पे जो ATP बन रही है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहलाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, फिर बुक में से रीड करते हैं, सही है। देखिए मुझे एक बात बताएं, हाइड्रोलाइसिस कैसे कर रहे थे हम ATP की? हाइड्रोलाइसिस नहीं बल्कि ATP को कैसे तोड़ रहे थे हम ATP को ऐसे तोड़ रहे थे। देखिए ब्रेक डाउन ऑफ ATP, ब्रेक डाउन ऑफ ATP इनटू ADP। ये कैसे कर रहे थे हम? ऐसे कर रहे थे। देखिए इस रिएक्शन को कोई एंजाइम आ रहा था, वो क्या कर रहा था, ये एडिनोसाइन, एक फॉस्फेट, दूसरा फॉस्फेट, और इसके साथ एक मैं वेवी लाइन्स बना रहा हूँ। वेवी लाइन्स का मतलब होता है इट इज़ द फॉस्फेट कंटेनिंग एनर्जी। आप इस फॉस्फेट को निकाले तो आपको एनर्जी मिलेगा, ऐसे ही ना। तो सिंपली क्या होगा, एक एंजाइम आएगा, वो एंजाइम क्या करेगा, ये टर्मिनल फॉस्फेट को निकाल देगा। जैसे ये टर्मिनल फॉस्फेट निकलेगा तो कंपाउंड बन जाएगा, एक फॉस्फेट, उसके साथ दूसरा फॉस्फेट, और जो तीसरा फॉस्फेट है वो थोड़ा सा रिमूव हो गया। देखिए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में ये रिमूव हो गया। जैसे ये रिमूव होगा तो क्या बनेगा, देयर विल बी द एनर्जी 7.3 किलो कैलोरी पर मोल, जो कि इक्वल होता है 31.81 किलो जूल के बराबर, यही ना। तो मतलब कि ATP किस में कन्वर्ट हो गया, ATP कन्वर्टेड इनटू ADP, और एक फॉस्फेट निकल गया। ऐसे ही अगर ATP का एक फॉस्फेट निकलेगा ADP में कन्वर्ट होगा तो 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी चाहिए। तो कॉमन सेंस से इनको दोबारा बनने के लिए भी कितनी एनर्जी चाहिए, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी चाहिए ना, दोबारा बनने के लिए भी इतनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर एनर्जी ऑफ लाइट 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो ये रिएक्शन होगा, वरना नहीं होगा। ऐसे ही अगर एक सबस्ट्रेट के दूसरे सबस्ट्रेट में कन्वर्ट होने से जो फॉस्फेट निकल रहा है वो कम से कम इतनी एनर्जी, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी बनेगी ना, कम से कम इतनी एनर्जी बननी चाहिए कि वो होनी चाहिए 7.3 किलो कैलोरी, तब जाके ATP बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो याद रखिएगा सर्टेन जगहों पे क्या होता है, इतनी एनर्जी नहीं बनती, भले फॉस्फेट निकल रहा हो ADP मौजूद हो, अगर इतनी एनर्जी नहीं निकलेगी तो ये दोनों आपस में नहीं मिल पाएंगे। जैसे कि अगर ATP को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी बनती है तो जोड़ने के लिए भी तो इतनी ही एनर्जी चाहिए ना।
तो यही तो कॉन्सेप्ट आपके बुक में बताया गया है। जैसे कि अगर मैं ये बताऊं कि हमारे पास है एडीपी, सही है, एडीपी के साथ जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है तीसरे वाला फॉस्फेट वो मिलेगा, लेकिन मिलने के लिए इनको मिलके एटीपी में कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? दे रिक्वायर्ड 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी। सो यही मैकेनिज्म आपने याद रखना है। सो दैट इज़ अबाउट द फॉस्फोराइलेशन जो बुक में बताया गया है। बुक में से इसको अच्छे से रीड करते हैं इनके एग्जांपल्स के साथ, और फिर हम पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक, दैट इज द फोटोसिंथेसिस एंड बायो एनर्जेटिक्स। द होल बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कंटेन फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल एटीपी। पूरी की पूरी ये जो बायोलॉजिकल एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल एटीपी की बात करेंगे। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। प्लांट ट्रेप लाइट एनर्जी एंड यूटिलाइज इट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, सही है ना। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी, मतलब कि प्लांट क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं एटीपी में, और फिर वही आगे जाके एनर्जी फॉर्म करती है ऐसे। लेकिन प्लांट के अंदर तो ये प्रोसेस हो रहा है। एनिमल क्या करते हैं कि कुछ ऑक्सीडाइज करते हैं फूड को, कुछ मॉलिक्यूल्स को, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को एनर्जी बनाने के लिए, जैसे ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है एटीपी बनाने के लिए, ऐसे ना। सम ऑफ दिस एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एटीपी। दिस प्रोसेस ऑफ एटीपी फॉर्मेशन फ्रॉम एडीपी एंड फॉस्फेट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन क्या है? एडीपी और फॉस्फेट को मिला के एटीपी बनाना, इसको फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक है फोटोफॉस्फोराइलेशन, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है? द टाइप ऑफ एटीपी फॉर्मेशन विच यूटिलाइज एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन, इट अकर्स इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन बताई गई, देखिए गौर से अगर आप देखेंगे तो ये एडीपी है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एनर्जी ऑफ लाइट में मिलेंगे और क्या बनाएंगे? एटीपी बनाएंगे। प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोफॉस्फोराइलेशन। समझ में आया? लेक्चर में समझाया था अच्छे से आपको ये। और ये कहाँ पे? तो थैलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। आगे बताता हूँ 2 और टाइप। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है? टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन वेयर एटीपी इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन। एटीपी तो बन रहा है, लेकिन अभी लाइट की एनर्जी यूज नहीं हो रही, अभी ऑक्सीडेशन एनर्जी यूज हो रही है। प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन इन सेल, जैसे कि मैंने आपको क्रिस्टी के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बताया था। ये आगे पढ़ेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर में ये 3 ही टाइप बार बार रिपीट होंगे फॉस्फोराइलेशन के। एंड इट अकर्स इन क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि यहाँ पे भी ये सेम इक्वेशन देखें, एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन, दे आर गोइंग टू फॉर्म द एटीपी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? नीचे बताया गया है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन वेयर वन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल व्हेन वन सबस्ट्रेट प्रोवाइड्स फॉस्फेट एंड एनर्जी टू अनदर सबस्ट्रेट। एक सबस्ट्रेट के पास फॉस्फेट होता है, वो जैसे फॉस्फेट को निकालेगा कोई एंजाइम आके तो एनर्जी बनेगी, और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वो जो सबस्ट्रेट वाला होगा वो मिलकर क्या बना देंगे? एटीपी बना देंगे। अंडर सेलुलर कंडीशन एटीपी फॉर्मेशन रिक्वायर, देखिए एटीपी बनने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी। वेरेज पाई नहीं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, वेरेज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स मॉलिक्यूल लाइक, अच्छा कहाँ से मिलेगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट? जैसे कि H3PO4 हो गया। H3PO4 क्या? फॉस्फोरिक एसिड। बताया था न्यूक्लियोटाइड्स का और डीएनए आरएनए जब पढ़ रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ से फॉस्फेट मिलता है प्लांट्स को। फॉर एटीपी फॉर्मेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 प्रोसेसेस, एक तो फोटोसिंथेसिस होता है, एक रीस्पायरेशन होता है। एटीपी बनाने के लिए जानदार के अंदर 2 प्रोसेस पाए जाते हैं, और पूरा चैप्टर 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। पहला पार्ट हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, और सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे हम सेलुलर रीस्पायरेशन। आइए समझ में आएगा फॉस्फोराइलेशन।